हाँ जी दोस्तों, केस स्टडी के सेकंड पार्ट में फटाफट से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक हमें पहुंचना है। 6 सवाल इसके अंदर आपके डिस्कस किए जाएंगे केस स्टडी के फॉर चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल है इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 6 है। वॉलनट लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच पर शेयर एंड एन अमाउंट ऑफ 3 करोड़ इन शेयर प्रीमियम अकाउंट। कह रहा है जी इतनी इनको ऑथराइज कैपिटल है, 3 करोड़ रुपए इनके पास शेयर प्रीमियम में रखे हुए हैं एज ऑन 31 मार्च 2018। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीक्स योर एडवाइस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट। कह रहा है भैया शेयर प्रीमियम अकाउंट के जो पैसे हैं उसको कहां अप्लाई करते हैं फॉर दी बिजनेस पर्पस। तो आपको अपनी एडवाइस देनी है। तो मुद्दा क्या हुआ, शेयर प्रीमियम। तो सीधा सीधा आपको शेयर प्रीमियम का पूरा सेक्शन उतार देना है। क्या सेक्शन था? सेक्शन नंबर 52 जो सिक्योरिटी प्रीमियम की एप्लीकेशन की बात करता है और कुछ नहीं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहां कहां अप्लाई किया जा सकता है उसके ऊपर आपको सारी बातें लिखनी है। 5 जगह की बात करेंगे, वो जो 5 जगह अप्लाई किया जा सकता है। फिर बात करेंगे कि अगर 133 कंप्लाई वाली कंपनी होगी तो उसकी जगह में 3 ही जगह है जहां पे वो अप्लाई कर सकती है, बाकी 2 जगहों पे वो नहीं कर सकते। तो सिंपल सा सवाल है, कुछ खास नहीं। 52 को आपको हवाला देना है, 5 जगह बतानी है। बोनस शेयर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए किया जा सकता है। उसके बाद कमीशन है, डिस्काउंट अलाउड है तो उसको भी राइट ऑफ करने के लिए किया जा सकता है। अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, तो उस प्रीमियम को पे आउट करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है या फिर अपने बायबैक के पर्पस के लिए किया जा सकता है। ये 5 जगह है, लेकिन 2 जगह नहीं होती। कौन सी? रिडेम्पशन वाले प्रीमियम और दूसरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करना। ये नहीं होता कब? उन कंपनियों के लिए जो कि कंप्लाई करती है सेक्शन नंबर 133 जो कि बात करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस के ऊपर। ठीक है, तो सिंपल है, कहीं ना कहीं आपको पूरा सेक्शन उतार देना और कुछ खास नहीं था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 जो बात कर रहा है OLAF लिमिटेड, सब्सिडियरी ऑफ PQR लिमिटेड, डिसाइड्स टू गिव लोन ऑफ ₹4 लाख टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। HR मैनेजर को 4 लाख रुपए का लोन दे रही है। वे हु इज नॉट अ KMP, जो कि KMP नहीं है, ऑफ OLF लिमिटेड, ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ, जिसको 30,000 रुपए की सैलरी मिलती है, टू बाय 500 पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1,000 ईच इन OLF लिमिटेड, एग्जामाइन द वैलिडिटी ऑफ कंपनीज डिसीजन अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब आपको बताना तो ये लोन वाली बात बताओ कहां हुई थी, कहां पे ऐसी बात हुई थी जहां पे ये कहा गया था कि कंपनी खुद से अपने शेयर नहीं खरीद सकती, ना ही किसी को लोन दे सकती है हमारे शेयर, अपने शेयर खरीदने के लिए। फिर कुछ एक्सेप्शंस भी थी, तो आपको याद आना चाहिए। बायबैक से जस्ट पहले वाला सेक्शन था, सेक्शन नंबर 67, उसके अंदर इसका चर्चा थी। अब उसकी चर्चा में आपने क्या देखा था कि भैया जो एम्प्लॉय को है वो लोन दिया जा सकता है। एम्प्लॉय में किसको नहीं दिया जा सकता लोन? जहां पे बात हुई थी 2 लोगों की, डायरेक्टर की और KMP की। तो यहाँ पे जो HR मैनेजर है वो हमारा KMP नहीं है, डायरेक्टर का इन्होंने जिक्र ही नहीं किया, तो इसको लोन दिया जा सकता है। लेकिन लोन जो दिया जा सकता है वो कितना दिया जा सकता था, उसके अंदर हमने देखा था कि उसकी 6 महीने की सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इसकी सैलरी है 30,000 रुपए, 6 महीने का करोगे 1,80,000 रुपए हो जाएगा। तो 1,80,000 दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन आपने लोन कितना दे दिया? 4 लाख रुपए का। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? वायलेशन ऑफ सेक्शन नंबर 67। चलिए जी फटाफट से देखो, तो 67(3) में बात हुई थी थर्ड के अंदर कि भैया जो एम्प्लॉय है वो हमारा KMP नहीं है, चल जाएगा। अच्छा, एक फुल्ली पेड वाली बात हुई थी कि जो भी हम शेयर्स के लिए अगर लोन देंगे भी तो वो कौन से शेयर्स परचेज करेगा, वो शेयर जो परचेज करेगा वो फुल्ली पेड अप होनी चाहिए। इस सवाल के अंदर पार्टली पेड अप की चर्चा है। तो कहीं ना कहीं 2 वायलेशन है इसके अंदर। नंबर 1 कि 6 मंथ की सैलरी से ज्यादा है जो कि 4 लाख रुपए, और दूसरा कि फुल्ली पेड अप नहीं है क्योंकि पार्टली पेड अप की बात कर रहा है। तो 3 कंडीशन आपकी बताएगी। नंबर 1 इस KMP नहीं है, चल जाएगा। 6 मंथ की सैलरी से एक्सीड नहीं करना चाहिए। जो ये कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द एम्प्लॉय मस्ट नॉट बी अ KMP, तो यहाँ पे आपको यह भी लिखना है डायरेक्टर, ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टर भी इंक्लूड होगा। अगला कि एक्सीड नहीं करना चाहिए 6 मंथ की सैलरी से। अच्छा जी, तीसरा फुल्ली पेड अप होना चाहिए। अब यहाँ के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ एक्सीड कर गया और दूसरा फुल्ली पेड अप भी नहीं है, तो इन्होंने जो डिसीजन लिया है वो आपका इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि दो चीजें जो है ये वायलेट कर रहे हैं सेक्शन नंबर 67 की। चलिए जी, तो ये था आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो बात करेगा मार्स इंडिया लिमिटेड ओड टू सुनील 1,000 on becoming this debt payable, the company offers Sunil 10 shares of ₹100 each in full settlement। ठीक है जी, पैसे उधार ले रखे तो उसके बाद शेयर्स दे दिए। The said shares were fully paid and were allotted to Sunil। फुल्ली पेड शेयर्स थे और अलॉट कर दिया गया सुनील को। एग्जामाइन द वैलिडिटी ऑफ दिस अलॉटमेंट इन लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब बात करो यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि किसी एक नॉर्मल बंदे को जिसने उधार ले रखा था उसको हमने शेयर्स दे दिया। ठीक है, उसको हमने शेयर्स दे दिया उसके डेट के अगेंस्ट। तो डेट के अगेंस्ट शेयर्स देने का मतलब क्या हुआ कि हमने उसको कन्वर्जन कर दिया, उसके शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया एक तरीके से। उसको जो डेट था, जो उसका उधार था, जो उसका लोन था, उसको हमने शेयर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आपने क्या ध्यान दिया था कि उसके अंदर 2 बातें थी कि जो शेयर्स हम इश्यू किए जाएंगे फर्दर अलॉटमेंट, जो फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल होगा, उसके केस में हमने देखा था कि भैया एग्जिस्टिंग को दिया जाएगा, ईसॉप को दिया जाएगा। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो सीधा 62 का 1 का सी पॉइंट जिसके अंदर किसी और को भी दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस थी। क्या कंडीशन? नंबर 1 कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। नंबर 2 जो उस शेयर की प्राइसिंग निकाली जाएगी वो प्राइसिंग निकाली जाएगी किसी एक्सपर्ट के द्वारा और उसका वैल्यूएशन रिपोर्ट होना चाहिए प्रॉपर्ली। और नंबर 3 था कि चैप्टर 3 जो इससे पहले वाला चैप्टर आपने पढ़ा है उसके जितने भी प्रोविजन है वो सारे के सारे कंप्लाई किए जाएंगे इस प्रोसेस के दौरान।
अगर ये सब कुछ होता है तो कंपनी इंपावर है कि भैया वो अलॉट कर सकती है शेयर्स। तो आपको बस यही ध्यान देना है कि इस सिनेरियो के अंदर भी अलॉट किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने कोई भी वायलेशन की बात नहीं करी सवाल के अंदर। तो आप तीनों पॉइंट का एक रेफरेंस दोगे, फिर बताओगे कि भैया अलॉट कर सकते हैं अगर ये तीनों पॉइंट को फुलफिल करते हैं तो। चलिए जी, तो ये भी एक सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी वाया कंपनी। कह रहा डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करने के लिए क्या प्रोविजन है कंपनीज एक्ट के अंदर। वेदर द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज डिबेंचर ट्रस्टी, क्या इन लोगों को डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया जा सकता है। नंबर 1 कह रहा है, एक जो शेयर होल्डर है हु हैज नो बेनिफिशियल इंटरेस्ट, शेयर होल्डर है लेकिन वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो शेयर होल्डर है। अ क्रेडिटर हुम द कंपनी ओड 499 ओनली, कोई क्रेडिटर है जिसका कि उधार है 499 रुपए का। अगला, अ पर्सन हु इज गिवन अ गारंटी फॉर रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इशूड बाय द कंपनी, उसने गारंटी दे रखी है कि भैया जो डिबेंचर इशू किया गया उसकी पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं होगा, उसकी गारंटी दी हुई है, मतलब गारंटी का केस। अब आपको ध्यान हो, सेक्शन नंबर 71 जब हमने पढ़ा अपने यूनिट के अंदर, तो आपने देखा कि उसके अंदर इस टाइप की कोई चर्चा ही नहीं थी कि भैया किसको अपॉइंट किया जा सकता है। वहां सीधा सीधा लग गया था कि भैया रूल के अकॉर्डिंग जो भी लोग हैं वो सारे अपॉइंट किए जाएंगे। उस रूल को डिस्क्राइब नहीं किया गया था, उसको डिस्क्राइब यहां आंसर में कर दिया गया। तो इसलिए इस सवाल के लिए मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको ये पहले से पता है, ये वो चीजें जो उन्होंने सवाल मतलब अपने मॉड्यूल के अंदर डिस्क्राइब नहीं की थी, लेकिन उसको आंसर में कवर कर लिया। ठीक है, तो अब इसको जस्ट हमें बस समझ लेना है, एज सच आपसे पूछा नहीं जा रहा। तो आपको ये चीज तो पता है कि डिबेंचर ट्रस्टी का कॉन्सेप्ट क्या था। उसका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपको पब्लिक इशू करना है और 500 से ज्यादा मेंबर्स को इनवाइट करना है, तो उस केस में आप नहीं कर सकते अनलेस अदरवाइज कि आपने अपॉइंट कर रखा हो किसको, डिबेंचर ट्रस्टी या ट्रस्टीज को, वन और मोर जिसकी बात हो रही थी उसको आपने अपॉइंट किया हो। अब डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करने का सिनेरियो तो पता लग गया, लेकिन किस किस को अपॉइंट किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी आप शेयर्स इशू करोगे, सॉरी डिबेंचर्स इशू करोगे और आपने डिबेंचर ट्रस्टी अगर अपॉइंट नहीं कर रखा, तो भी उनसे एक कंसेंट लेटर आपको लेना होगा डिबेंचर इशू करने से पहले। किनसे लेंगे, जो प्रपोज टू बी अपॉइंटेड है, मतलब जिनको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया जाएगा, अभी नहीं किया गया, फ्यूचर में किया जाएगा, अगर प्रपोज्ड है तो उनसे भी आपको एक कंसेंट लेटर लेना होगा। और उसको जो आपका ऑफर होगा जिसमें आप डिबेंचर को इनवाइट कर रहे हो, मतलब अपने एप्लीकेंट को इनवाइट कर रहे हो एप्लीकेशन रेज करने के लिए, तो उसके अंदर उसका जिक्र किया जाएगा कि भैया हमने कंसेंट लिया हुआ है, किससे लिया हुआ है, डिबेंचर ट्रस्टी से लिया हुआ है, तो उसका जिक्र उसके अंदर होना चाहिए। ये भी एक एडिशनल पॉइंट था। नाउ जो इस सवाल का मेन है, इस क्वेश्चन का मेन रेफरेंस वो ये कि किस किस को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। फिर आप देखेंगे कि वो 3 पॉइंट की जो बात हुई है वो इसके अंदर फॉलो होते हैं या नहीं होते। पहला कह रहा है बेनिफिशियली होल्ड शेयर्स इन द कंपनी, जिसने भी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं उसको आप अपॉइंट नहीं कर सकते। दूसरा, किसी भी प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी या कोई भी ऑफिसर या एम्प्लॉय होगा वो भी डिबेंचर ट्रस्टी हमारा नहीं बन सकता। कोई भी ऐसा जो इंटाइटल टू मनी है, मतलब जिसको कंपनी को पैसे देने हैं किसी भी सेंस में, क्रेडिटर हो, कोई भी हो इस टाइप का क्रेडिटर बंदा हो सकता है, तो उसको अगर पैसे कंपनी ने देने हैं तो वैसा व्यक्ति भी हमारा डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। अगर कंपनी ने किसी से उधार ले रखा है, चाहे खुद लिया हो चाहे उसकी किसी सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट या किसी भी कंपनी जो भी उससे रिलेटेड कंपनी है, उनमें से किसी ने भी अगर किसी से उधार ले रखा है, अगर वो उससे इंडेटेड है तो वो भी डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते। अगर किसी ने गारंटी दे रखी है, सवाल में गारंटी वाला पॉइंट था, अगर किसी ने गारंटी दे रखी है डिबेंचर होल्डर्स को, तो उस केस में भी आप उसको डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बना सकते। और उसके बाद कहता है कि अगर किसी के साथ भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप है, इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, जिसकी क्राइटेरिया क्या बता दी गई कि जितना भी टर्नओवर है या टोटल इनकम है उसका 2% निकाल लो या 50 लाख निकाल लो। जो भी आपका टर्नओवर या टोटल इनकम है उसका 2% निकाल लो या 50 लाख निकाल लो, विच एवर इज लोअर, उस अमाउंट तक का अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसको भी आप नहीं बना सकते। कितने अमाउंट तक का, 2% ऑफ टर्नओवर और टोटल इनकम व्हाटएवर, और 50 लाख विच एवर इज लोअर। कितने दिनों की बात हो रही है, तो ये पिछले 2 सालों में इतने अमाउंट तक का भी आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के साथ। अगर है तो उसको आप डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बना सकते। अगर कंपनी नई नई खुली है उस केस में बात करें तो उस केस में आप करंट फाइनेंशियल ईयर देखोगे, पिछले 2 साल की आप बात नहीं करोगे। ठीक है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर भी देखा जाएगा अगर फ्रेश कंपनी की बात होगी तो, अदरवाइज पिछले 2 साल को देखा जाएगा। चलिए, अच्छा, जो 50 लाख का अमाउंट है इसको बढ़ाया भी जा सकता है, तो ऑब्वियसली बात है एज में भी प्रिस्क्राइब की बात हो रही है कि इसको चाहे तो कंपनी मतलब अपनी लॉ के अंदर इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है, बट राइट नाउ आपको क्या ध्यान है, 50 लाख का अमाउंट है जो आपको ध्यान में रखना है। फिर बात आती है कि रिलेटिव किसका, भैया प्रमोटर का हो, पर्सन ऑफ मतलब जैसे डायरेक्टर का हो गया, केएमपी का हो गया, कोई भी इंप्लॉयमेंट व्यक्ति है उसका रिलेटिव है, तो उस टाइप के लोग भी आपके डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते। तो ये कुछ लिस्ट आ गई आपकी 7 लोगों की, 7 वैरायटी की, जिसके अंदर आप डिबेंचर ट्रस्टी उसको नहीं बना सकते। तो मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है ये 7 वैरायटी कौन कौन सी जिनको डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बनाया जा सकता। अब सवाल पे आ जाते हैं, पहला पॉइंट कौन सा था, जो शेयर होल्डर था, तो लेकिन वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं था। उसके ऊपर ध्यान दे, जो क्वेश्चन था हमारा वो क्या था कि अ शेयर होल्डर हु हैज नो बेनिफिशियल इंटरेस्ट, शेयर होल्डर तो है लेकिन बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है। और आपने क्या देखा, बेनिफिशियली होल्ड शेयर्स, तो उसको हमने
कहा था कि ये नहीं बन सकता, तो क्या जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका बन सकता है कि नहीं बन सकता? तो ये बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शेयर होल्डर वो है जिसका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, तो ये कैन बी अपॉइंटेड एज अ डिवेंचर ट्रस्टी। दूसरा पॉइंट आ रहा था क्रेडिटर, ऑल्दो 499 का क्यों ना हो, बट है तो वो क्रेडिटर, तो वो हमारा पॉइंट नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट था आपका गारंटी का, तो उसको भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता, जो भी आपकी लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको मोटा मोटा ये लिस्ट ध्यान रखनी है, और इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है। ये हमारे सेक्शन 71 का ही पार्ट है, मतलब सेक्शन 71 नहीं, उसके रूल्स का पार्ट है, जो कि वहां रूल्स का जिक्र तो कर दिया गया था, लेकिन इसको अलग से डिस्क्राइब नहीं किया गया था, जो कि आपका इस आंसर में कवर हो गया। नाउ नेक्स्ट आता है 10 क्वेश्चन। मिस्टर नीलेश हैज ट्रांसफर्ड 1000 शेयर्स ऑफ परफेक्ट लिमिटेड टू मिसेस मुक्ता। The company has refused to register the transfer of shares and does not even send a notice of refusal. ट्रांसफर ट्रांसमिशन की बात आ गई कि भैया ट्रांसफर किया गया और कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया कि भैया हम इसको रजिस्टर नहीं करेंगे, और ना ही इस बारे में कोई नोटिस दिया। ठीक है जी। विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड आपको पता है 1 महीने का टाइम होता है। डिस्कस एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वेदर एग्री पार्टी हैज एनी राइट अगेंस्ट द कंपनी फॉर सच रिफ्यूजल। क्या एग्री पार्टी जो है, एग्री पार्टी कौन है यहाँ पे? मिस मुक्ता, जो ट्रांसफरी है, क्या इसके पास कोई भी राइट है? तो ऑब्वियसली बात है, आपका यहाँ पे सेक्शन नंबर कौन सा लगेगा? 58, 56 में मेरे ख्याल ट्रांसफर ट्रांसमिशन। फिर उसके ऊपर अगर रिफ्यूजल होता है तो रिफ्यूजल एंड अपील के ऊपर सेक्शन था, सेक्शन नंबर 58। उसके अंदर क्या बात थी? तो पहले आपको देखना पड़ेगा कंपनी कौन सी है, प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड है। तो सवाल में देखो परफेक्ट लिमिटेड है, दैट मींस लिमिटेड कंपनी। तो लिमिटेड कंपनी में क्या रूल था कि 30 महीने के अंदर नोटिस देंगे, 30 दिन के अंदर। अगर नोटिस नहीं मिला तो आपके पास, अगर नोटिस मिलता तो 60 दिन का टाइम था, नोटिस नहीं मिला तो 90 दिन का टाइम था कि आप अपील फाइल कर सकते हो उस कंपनी के अगेंस्ट की वो रजिस्टर नहीं किया गया है। चलिए, तो 58(4) के अंदर बात की जा रही है। अच्छा, एक चीज और था कि लिमिटेड कंपनी कभी भी विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज ऐसा नहीं करती है। अगर सफिशिएंट कॉज होगा तभी कर सकती है, विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज किया है तो ही आप अपील कर सकते हो। अगर कोई सफिशिएंट कॉज है वो आपको बता दिया गया और वो आपकी बात समझ में आ जाती है, फिर तो अलग चीज है। बट अगर सफिशिएंट कॉज नहीं है तो उस केस में आप अपील कर सकते हो इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनी। टाइम क्या है? तो भैया कितने दिन के अंदर कर सकते हैं? तो आपके पास जो है उसके पास रिफ्यूजल का आपके पास लेटर आ जाना चाहिए 30 दिन के अंदर। ये चीज तो सिंपल होगी। अगर 30 दिन के अंदर लेटर आ गया तो आपके पास टाइम मिलेगा 60 डेज। जब आपके पास लेटर रिसीव हो गया है उसके बाद, जो नोटिस है वो रिसीव हो गया, उसके बाद 60 डेज का टाइम है। अगर आपके पास कोई इंटीमेशन नहीं आया कंपनी से तो उस केस में आपके पास 90 डेज का टाइम होता है कि आप ट्राइब्यूनल को अपील कर सकते हैं। आप ट्राइब्यूनल को अपील करेंगे तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा? ट्राइब्यूनल या तो आपकी अपील को डिसमिस कर देगा या तो वो ऑर्डर देगा। ऑर्डर क्या देगा कंपनी को कि भैया इस ट्रांसफर या ट्रांसमिशन जो भी हुआ है इसको रजिस्टर करो कितने दिन के अंदर? 10 दिनों के अंदर अंदर, पहला। दूसरा कि जो भी रजिस्टर के अंदर रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता है, अगर रेक्टिफिकेशन का मतलब कि पुराने वाले को हटाना, नए वाले को डालना, व्हाटएवर, रेक्टिफिकेशन का आपने अलग से एक सेक्शन देखा हुआ था, तो जो भी रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता है वो सारी रेक्टिफिकेशन की जाए। सेक्शन नंबर 59 था, आपको ध्यान आ रहा होगा। तो रेक्टिफिकेशन की जाए, और अगर कोई एग्रीव पार्टी है, मतलब किसी का कोई नुकसान हुआ है और उसने डैमेजेस क्लेम किया है, तो उसको डैमेजेस पे करने के लिए भी ऑर्डर दे सकता है ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो ये था कि ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है। तो ओवरऑल मिसेस मुक्ता को क्या क्या रिस्पॉन्स मिलेगा कि वो अपील कर सकती है विद इन द टाइमलाइन, जो भी टाइमलाइन प्रिस्क्राइब्ड है, और उसके बाद अपील के अगेंस्ट इस प्रकार से ऑर्डर हो सकते हैं। तो ये सारी कहीं ना कहीं रेमेडीज हैं जो अवेलेबल है इन केस ऑफ रिफ्यूजल टू रजिस्टर। चलिए, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन। श्री लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड हैज गॉट अ गुड ब्रांड वैल्यू ओवर द years it has built a good reputation and its balance sheet as on March 31st 2070 shows the following position। ये पोजीशन इनकी ऑथराइज शेयर कैपिटल है 25 लाख, इक्विटी शेयर 10 रुपए के, मतलब 2.5 CR। इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल है इनका 10 लाख, इक्विटी शेयर 10 रुपए का, मतलब 1 CR का। फ्री रिजर्व इनके पास पड़ा हुआ है 3 CR का। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर प्रपोज टू डिक्लेयर अ बोनस इश्यू फॉर 1 शेयर ऑफ एवरी 2 शेयर्स। एक शेयर देंगे हर 2 शेयर्स वाले को, हेल्ड बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनके पास देखो एग्जिस्टिंग कितने हैं? 1 CR के, तो कितने बोनस इश्यू देंगे? 2 को 1, मतलब 50 लाख। ओके जी। द बोर्ड वांट टू नो द कंडीशन एंड मैनर फॉर इशूइंग बोनस शेयर अंडर प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डिस्कस। तो बोनस शेयर का सबसे पहले आपको सेक्शन रेफरेंस देना पड़ेगा। सेक्शन रेफरेंस क्या है आपका? सेक्शन नंबर 63 के अंदर आपको इसको पूरी इसके प्रोविजन लिखने होंगे। फिर आप रिलेट करोगे सवाल से। देखो इनका 1 लाख रुपए का इनका पेड अप है 1 करोड़ का, और 1 करोड़ का 50% जो आपको निकालना पड़ेगा वो कितना आएगा? 50 लाख। 50 लाख का ये बोनस इशू करने जा रहे हैं। बोनस इशू कहां से कर सकते हैं? तो वो आप सोर्सेज लिखोगे, सोर्सेज के अंदर आपका फ्री रिजर्व पाया जाता है। फ्री रिजर्व में देखो इनका पैसा चेक करना पड़ेगा, क्या 50 लाख रुपए अवेलेबल है? तो फ्री रिजर्व में इसके पास कितने अवेलेबल है? 3 CR। तो आराम से 50 लाख का इनका बोनस इशू हो सकता है, कोई सिनेरियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको प्रोविजन बताने हैं और पॉसिबिलिटी बतानी है। पॉसिबिलिटी तो है, प्रोविजन आप देखोगे कि कहां से कर सकते हैं। तो फ्री रिजर्व था आपका, सिक्योरिटी प्रीमियम था, CR था, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आपने देखा था कि किसी भी सूरत में रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज नहीं किया जाता बोनस इशू के सिनेरियो में। कंडीशन क्या था कि ऑथराइज होना चाहिए आर्टिकल के द्वारा, बोर्ड के द्वारा रिकमेंडेशन होना चाहिए कि ये बोनस इशू कर सकते हैं। आपने भी किसी भी पेमेंट में
किसी भी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल, किसी भी डेट की रीपेमेंट के अंदर कोई डिफॉल्ट ना करा हो, किसी भी प्रकार की स्टैट्यूटरी ड्यूटीज जो होती है एम्प्लॉइज की, लाइक ग्रेचुटी, बोनस, पीएफ वगैरह वगैरह, इस टाइप की चीजों में कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो, जो आपके पास अगर कोई पार्टली पेड अप शेयर्स है तो उसको आप कन्वर्ट कर चुके हो फुल्ली पेड अप के अंदर, और भी कोई अगर कंडीशन जो प्रिस्क्राइब की जाएंगे उसको आपको कंप्लाई करना है। अब ध्यान देना, जो ये 6 पॉइंट है कि इट कंप्लाइज विद सच कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब। अब इन्होंने ये नहीं लिखा कि कौन सी कंडीशन प्रिस्क्राइब है, आपको याद करना है कि कोई एक कंडीशन ऐसी थी जो कि हमने मॉड्यूल में पढ़ा है। आंसर में यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा, बट वो प्रिस्क्राइब वाले में एक चीज प्रिस्क्राइब की हुई थी जो हमने मॉड्यूल के अंदर सेक्शन नंबर 63 के अंदर पढ़ा था। आपको याद करना है कि वो क्या था और मुझको बताना है कमेंट के अंदर। अगला, बट द कंपनी हैज टू इंश्योर दैट द बोनस इशू शैल नॉट इन लिeu ऑफ डिविडेंड। ये क्लैरिफिकेशन भी था कि भैया इन लिeu ऑफ डिविडेंड नहीं होना चाहिए, बोनस आपका फ्रेश है, डिविडेंड आप जो दे रहे हो वो देते रहोगे, ऐसा नहीं कि डिविडेंड की जगह पे आप बोनस शेयर्स दे रहे हो। फिर इसको समराइज करके बता दिया कि भैया इनको जरूरत पड़ेगी रिजर्व की 50 लाख रुपए की, जो कि इनके पास अवेलेबल है, तो हेंस ये आराम से बोनस इशू कर सकते हैं। चलिए, तो ये 6 पॉइंट था। आपको अगर याद आ रहा हो, मैं बता ही देता हूं इसको कमेंट में, ऑल्दो आप मुझे बता देना कि आपको ध्यान था या नहीं ध्यान था। ये हम बेसिकली एक बात लिखी हुई थी कि एक बार आपने अनाउंस कर दिया बोनस इशू के लिए तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इस टाइप की छुटपुट कंडीशन भी अगर कोई है तो उसको भी आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे। फिलहाल ये एक कंडीशन था जिसकी चर्चा आपके मॉड्यूल में भी थी कि एक बार आपने अगर अनाउंस कर दिया कि आप बोनस इशू करने जा रहे हो तो उसको आप बाद में विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो आपको ध्यान आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4। पूरा हमारा रैपअप हो गया, इंक्लूडिंग हमने सारे प्रोविजंस पढ़ लिए, एमसीक्यू पढ़ लिए और कुछ 11 प्रकार के हमने केस स्टडीज देख ली जो हमारे मॉड्यूल के अंदर गिवन था। एक सफिशिएंट आइडिया आपको हो जाएगा। ओवरऑल जब आपका पूरा कोर्स खत्म होता है तो ऑब्वियसली बात आपको एडिशनल प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, जब एडिशनल क्वेश्चंस करोगे। बट द थिंग इज कि पहले प्रायोरिटी में आपके प्रोविजंस क्लियर होने जरूरी है और पहली प्रायोरिटी में आपका अपना मॉड्यूल खत्म होना बहुत जरूरी होता है।